सो कॉस्टिंग में आज हम अभी 4 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. सो करंट माय फोकस वुड बी ऑन मेथड्स. मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है? तो उसके अंदर ये जो टॉपिक्स आते हैं मेथड में वो 4 है. उसमें कुछ पोर्शन कल हमने कर लिया है, उसको मैं नहीं गिनता हूँ. सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में मेनली जो है वो 3 मेथड्स कही जाती है. एक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग प्लस जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. ये आपका पहला मेथड है. दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सो ये 3 मेथड्स है आज हम स्टडी करेंगे. इसके साथ इसके अलावा भी है जो कल हमने थोड़ा अलग से देख लिया है, जॉब बैच एंड यूनिट. जॉब बैच एंड यूनिट इसके बारे में स्टडी कर लिया है. तो आज हम ये मेथड्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हाफ में हम मेथड्स पढ़ेंगे. ये तीनों चैप्टर हम रिवाइज करेंगे. उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में भी कुछ पोर्शन हम देखेंगे, बराबर. एंड उसके बाद रहेगा वो है हमारा मेथड्स के अलावा आता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जो 30 मार्क का वेटेज है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी. मेथड और टेक्निक में डिफरेंस क्या है? मेथड से हम टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना सीखते हैं. टेक्निक से हम क्या करते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखते हैं. तो इतना फर्क है. मेथड से हम क्या करेंगे? वी कैन एबल टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. एंड टेक्निक से क्या होगा? वी कैन एबल टू कंट्रोल द टोटल कॉस्ट. अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में सबसे पहले हम प्रोसेस कॉस्टिंग की से शुरुआत करते हैं. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इज द प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर शुरुआत करता हूं मैंने एक उसका समरी जैसा कुछ बनाया हुआ है. सो कल का भी समरी आई सेंड टू ऑल ऑफ यू दैट यू कैन यूज फॉर रिवाइजिंग दोज 8-9 चैप्टर्स. टुडे आल्सो ये 11 पेज का कुछ समरी जैसा है जिसका यूज हम करेंगे ये सब चीजों को समझने के लिए. चलो पहले प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? तो जिस इंडस्ट्रीज में सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता है प्रोडक्शन के लिए, मीन्स पहले तो ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लगता है. दूसरा इसके अंदर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता है. सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग मीन्स क्या है? तो पहला प्रोसेस, उसके बाद दूसरा प्रोसेस, उसके बाद तीसरा प्रोसेस, ऐसा करके कुछ प्रोसेस एंड होने पे आपको क्या मिलता है? फिनिश गुड मिलता है. तो ऐसा जहां होता है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, वहां प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है. अब ये चैप्टर के अंदर आपको मैक्सिमम क्या होंगे? उसके सम्स आएंगे. प्रोसेस कॉस्टिंग के सम्स आएंगे. सम्स के अंदर कौन से? तो भाई उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सम्स हैं, मैं समझाता हूँ. तो शुरुआत करता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल्स की वैरायटीज से. सो राइट नाउ हम जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर. एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल्स की वैरायटीज कौन कौन सी है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल्स है ना. सिंपल, उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा 2, विदाउट लॉस एंड विथ नॉर्मल लॉस. मीन्स विदाउट नॉर्मल लॉस में क्या आता है? आपको एग्जांपल में नॉर्मल लॉस नहीं देंगे, विदाउट नॉर्मल लॉस. एंड यहाँ है विथ नॉर्मल लॉस. जो विदाउट नॉर्मल लॉस है उसके अंदर क्या होगा? तो भाई सिंपल प्रोसेस अकाउंट होंगे. क्या होंगे? सिंपल प्रोसेस अकाउंट, बराबर. जबकि जब नॉर्मल लॉस आता है तो उसके अंदर फर्दर वैरायटी बन जाती है. वो कौन कौन सी वैरायटी बन जाती है? तो नॉर्मल लॉस में पहली वैरायटी है सिंपल एग्जांपल्स, मीन सिर्फ नॉर्मल लॉस ओनली. दूसरे में एबनॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट. तीसरे में एबनॉर्मल गेन वाला कंसेप्ट. एंड चौथे में एबनॉर्मल गेन
सॉरी एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन। अब इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना हो तीनों में, कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसका अकाउंट बनाओ, प्लस नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसके अकाउंट्स भी बनाने आते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, यहाँ क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और प्लस नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्लस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्लस नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये सब वैरायटी बनती है, बराबर, नॉर्मल लॉस के अंदर जब नॉर्मल लॉस दिया जाता है, तो ये सिंपल वैरायटी। फिर एक दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, उसका नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। फिर जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, उसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स। और ये इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर बहुत सारी सब वैरायटीज है। सो पहली वैरायटी ओनली इक्विवेलेंट यूनिट्स ढूंढने हैं। दूसरी वैरायटी आएगी जिसमें आपको प्रोसेस अकाउंट प्लस इक्विवेलेंट यूनिट प्लस कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट प्लस वैल्यूएशन। तो प्रोसेस अकाउंट के अलावा ये सब। अब ये जो वैरायटी है सेकेंड वाली, उसके अंदर फर्दर वैरायटीज बनती है। ये जो वैरायटीज है इसके अंदर फर्दर वैरायटीज बनती है। फर्दर वैरायटीज कौन सी, तो भाई नॉर्मल, फिर एबनॉर्मल गेन एंड फिर एबनॉर्मल लॉस, उसकी बात हो रही है। अब ये सभी चीजें आपको फर्दर पीफो बेस्ड प्लस वेटेड एवरेज बेस पूछी जाएगी, बराबर है। फिर उसके अलावा एक और वैरायटी बचती है जिसके अंदर डबल डेकर सम। डबल डेकर एग्जाम, डबल डेकर में क्या आता है, तो डबल डेकर में एक ही सम के अंदर दो प्रोसेस आएंगे और दोनों में इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे, बराबर। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स की इतनी वैरायटीज है। अब इसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, फर्दर एक और वैरायटी, इसके अंदर फर्दर एक और वैरायटी, ये लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 वाले सम्स, बराबर। तो ये वैरायटी, यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट्स की वैरायटी खत्म होती है। अब इक्विवेलेंट यूनिट के बाद जो वैरायटी बनती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, उसमें क्या आता है, तो आपको मालूम है कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स, उसमें भी मैं आपको सीक्वेंशियल बताता हूँ पहले। इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसके बाद नॉर्मल लॉस, इनपुट नॉर्मल लॉस एंड आउटपुट के दो सम्स थे, अगर याद हो तो, इनपुट प्लस नॉर्मल लॉस प्लस आउटपुट, उसके बेस पे दो सम्स थे। हमको बहुत सारे लॉसेस दिए जाते थे और फिर मीन्स 5-5 प्रोसेस के लॉस, एक सम है इसका। हमने एक से शुरू किया, एंड में 2 पर पहुंचे थे, तो एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितने केजी चाहिए, वो वाला कंसेप्ट।
एंड इसके अलावा के अदर्स, लास्ट वैरायटी है अदर्स, मीन्स जो इसमें नहीं बसती है वो अदर्स वैरायटी में आता है। अब ये जो सिंपल वाले सम है ना, इसके अंदर कुछ और वैरायटीज भी है। ये जो सिंपल वाले सम है ना, उसके अंदर कुछ और वैरायटीज भी है कि भाई फाइंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। एक सम था जिसमें नॉर्मल लॉस के परसेंटेज थे, प्लस मेक फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिर इसके अंदर एक और वैरायटी है प्रॉफिट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। मैं लिखता हूं इधर, प्रॉफिट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। उसमें क्या आता है प्रॉफिट ड्यूरिंग अ प्रोसेस के अंदर, तो सिंगल प्रोसेस के अंदर वही प्रोसेस का कुछ हिस्सा बेच देंगे और कुछ हिस्सा नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे, तो वही प्रोसेस में प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग अ प्रोसेस वाला कंसेप्ट है। एंड अभी एक शायद लास्ट कंसेप्ट बचता है जो हमने किया है इसके अंदर, क्या था, एक यूनिक पॉइंट था। हम एग्जांपल्स देखेंगे उसके दौरान हम उसको याद करेंगे, बट इतनी वेराइटीज है प्रोसेस कॉस्टिंग मीन्स, इतना है भाई। हमने ये सभी एग्जांपल्स हमने किए हैं, ये ऑल दिस बराबर। अब हमको समझना है प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा है ना फॉर्मेट बेस्ड। ये आपको वेराइटीज, अब आपको क्या करना है, एग्जाम के अगले दिन आपको ऐसा सम सिलेक्ट करना है कि जिससे ये सभी कंसेप्ट उसके अंदर आ जाए। तो वो लिस्ट मैंने बना के दिया है आपको इधर। देखो ये जो प्रोसेस अकाउंट वाला जो मैंने बनाया है उसके अंदर एक लिस्ट बना के दिया है, देखो ये रहा एग्जाम्पल्स टू बी रेफर्ड। ये जो लिस्ट है ना, इसमें नंबर के साथ उसके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं सब कुछ लिखा है। तो इतने सम्स आपको खास करने हैं एग्जाम के अगले दिन, ठीक है। अब जैसे दूसरा सम देख लोगे तो उसमें बेसिक्स आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस, उसका अकाउंट और सब आ जाएगा। फिर पांचवें सम्स के अंदर वो नॉर्मल सेल्स वाला मुद्दा दिया है और उसमें वो परसेंटेज वाला भी दिया है। आपको मालूम है इवापोरेशन के परसेंटेज एंड नॉर्मल लॉस वाला, बहुत मस्त सम है 5वें नंबर। फिर नॉर्मल लॉस परसेंटेज इन प्रोसेस ढूंढना है, एक ऐसा सम। ये मॉड्यूल का है, शायद हमारे में नहीं रहा था तो मॉड्यूल में से अलग से कराया था मैंने। फिर फीफो एंड वेटेड एवरेज का कंबाइंड सम है 17, उसको मैंने लीफो से भी कराया है। फिर ये 13 नंबर का जो सम है उसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 भी आता है। फिर 16 नंबर है डबल टेकर। 20 और 21 जो इनपुट नॉर्मल लॉस आउटपुट वाले हैं। 19 नंबर का सम जिसमें फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। और 7 नंबर का सम जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। अगर इतने सम्स आप देख लोगे तो मेरे हिसाब से प्रोसेस कॉस्टिंग आपका है ना टोटली कवर हो जाएगा, उसमें कुछ चीजें बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब कंसेप्चुअली थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है। तो ऐसा एक फॉर्मेट बनाना होता है, प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं। अब ये फॉर्मेट मैंने एक अच्छी सी रेफरेंस बुक में से लिया हुआ है। सो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और हम जो इधर पढ़ते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, तो उसमें यूनिट्स एंड अमाउंट रुपीज ही लिखते हैं। इसके अंदर हम कभी भी क्या वो प्राइस वाला मुद्दा नहीं लिखते थे। क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट ऐसा है ना, उसमें प्राइस वाली चीज हम नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। अब फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले मटेरियल आएगा, फिर वेजीज आएगा, बेसिक मटेरियल एंड मटेरियल। उन्होंने ये दो चीज बताई, तो इससे एक चीज मालूम पड़ती है कि बेसिक मटेरियल मीन्स मटेरियल 1 एंड डायरेक्ट मटेरियल मीन्स मटेरियल 2। फिर ये डायरेक्ट वेजेस है बराबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर ओवरहेड्स है, एंड फिर ये एक चीज है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्टिव। अब ये हमने कोई भी समय ऐसा देखा नहीं है, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। ये क्या होता है कि सपोज कोई गुड्स प्रोसेस के दौरान बिगड़े, डिफेक्टिव हुआ, तो उसको रिपेयर कराने का खर्चा, तो ये प्रोसेस के एंड में उसको रिपेयर भी कर लें बराबर, तो फिर वो अच्छे गुड्स के तौर पे बेचे जाए। तो ये खर्चा है ना नॉर्मल है, नॉर्मल इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, थोड़े थोड़े डिफेक्टिव यूनिट्स बनते हैं। चलो अब क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल लॉस लिखेंगे। उसकी जो रिकवरी है स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाइड करके वो। ये नॉर्मल लॉस कैसे ढूंढा जाता है,
तो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस परसेंटेज करोगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर वो क्वांटिटी को स्क्रैप प्राइस है ना पर यूनिट दे देंगे, उससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू। फिर आता है एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ उन्होंने क्या किया है, एबनॉर्मल लॉस वाला फॉर्मेट दिया है इसलिए, बाकी नेक्स्ट पेज पे मैंने एबनॉर्मल गेन वाला फॉर्मेट लिया है, उसके अंदर एबनॉर्मल गेन इधर आएगा, ठीक है। तो ये फर्क है। अब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस क्या है मैं बताता हूँ, बट आपको कंफ्यूजन ना आ जाए कि सर इधर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन कहाँ है, उसके लिए अलग फॉर्मेट। तो अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है एक्चुअली, आपको सपोज 100 यूनिट इनपुट दिए है और बोला है 5% नॉर्मल लॉस होगा, तो उसका मीनिंग 95 आउटपुट निकलना चाहिए। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, ये निकलना चाहिए। उसके सामने सपोज एक्चुअल आउटपुट 90 निकला, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, आइडियली मैं बताऊं तो नॉर्मल लॉस 5 होना चाहिए था, 100 का 5%, बट एक्चुअल लॉस कितना हुआ मालूम है, 100 माइनस 90 करोगे ना तो 10 हुआ, मीन्स 5 यूनिट का लॉस ज्यादा हुआ, उसको एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे। अब जो भी यूनिट्स आते हैं डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं और जाते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। जाने में सबसे पहले नॉर्मल लॉस यूनिट हमने लिखे, फिर हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 2 में ले जाएंगे वो चीज, फिर शायद कोई स्टॉक हो, है ना, तो वो बराबर। तो अब जो बचता है ना ये वाला, वो है एबनॉर्मल लॉस। मीन्स यहाँ सपोज 100 है और यहाँ नॉर्मल लॉस 5 है, एबनॉर्मल लॉस 5 है, सपोज 85 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ले गए और 5 यूनिट का आपका क्या है, सेल सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा भी है, चलो इधर 80 लिखता हूँ और 5 यूनिट इधर बेच दी, इधर से बेच दी, वो भी पॉसिबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आउटपुट सो। तो यहाँ आप कुछ यूनिट बेच भी सकते हैं, एक सम था ना हमारा जिसमें हम कुछ यूनिट बेचते थे, तो ऐसा करके इन शॉर्ट ये डेबिट साइड के 100 वाले और क्रेडिट साइड के ये वाले 100, उसका मैचिंग हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल लॉस की फिगर आपने लिखी 5, तो ये 5 रुपीज का बैलेंस आएगा, जो बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मली हम एबनॉर्मल लॉस लास्ट में लिखते हैं, यहाँ उन्होंने पहले दिया हुआ, बट वॉट एवर, बट इट कवर्स ऑल पॉइंट, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर में उनके सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, बराबर है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कंसेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस का एंड एबनॉर्मल लॉस का। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल गेन। तो नेक्स्ट पेज वाले यहाँ फॉर्मेट के अंदर हम एबनॉर्मल गेन समझते हैं। ये 100 यूनिट इनपुट है, 5% नॉर्मल लॉस है, तो 95 आउटपुट निकलना चाहिए, बट आपका आउटपुट निकल रहा है 97। तो उसका मीनिंग क्या, स्टैंडर्ड लॉस 5 है, उसकी जगह एक्चुअल लॉस कितना है, सिर्फ 3, 100 इनपुट में 3 लॉस निकला 97। तो उसका मीनिंग स्टैंडर्ड 5 के सामने एक्चुअल लॉस 3 कम मीन्स 2 यूनिट से कम हुआ, तो जितने यूनिट से आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ उसी को एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। सो दैट इज योर एबनॉर्मल गेन। सो एबनॉर्मल गेन कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ देखो मैं 100 यूनिट इनपुट करता हूँ, नॉर्मल लॉस 5 के हिसाब से, एंड प्रोसेस 2 में कितने ले गए, तो भाई 97 ले गए क्योंकि उतना बना। तो अब आप सोचो कि 100 कितना हो जाता है, 2, जबकि यहाँ 100 है, तो बाकी का ये 2 का जो डिफरेंस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। सो दिस इज योर एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब ये सब की ट्रीटमेंट वगैरह है जो हमने शांति से पढ़ी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में पढ़ाना चाहता हूँ कि भाई ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, इवन अगर आपका कोई स्टॉक बचा है तो ये सबका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो वैल्यू करने का हमारा एक फॉर्मूला है, द प्राइस एट विच यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस एज वेल एज सम स्टॉक कैन बी वैल्यूड, बराबर, इग्नोरिंग दैट कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो उसकी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये रही फॉर्मूला, कॉस्ट ड्यूरिंग अ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। अब इसी प्राइस से देखो, ये मूर्ख लोग 4 बार लिखते हैं ये फॉर्मूला, एक बार लिखी यहाँ आउटपुट मेजर करने की, फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में सेम फॉर्मूला लिखी, फिर आउटपुट सेल उसका भी कॉस्ट सेम फॉर्मूला। मीन्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या है, जगह है, टाइम है, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है उनके पास, एंड दे आर यूजिंग दिस। यहाँ भी देखो एबनॉर्मल लॉस, उसको वैल्यू करने के लिए सेम। अब 4 जगह आप सेम फॉर्मूला लिखो, इसकी जगह चारों को एक टाइटल में लिख दो, दैट वुड बी बेटर, बराबर।
और वही चीज हमने लिखी थी, अगर याद हो तो मैं ऐसा लिखता था, द प्राइस एट विच, आपको मालूम है ऐसा लिखा था, प्राइस एट विच units are transferred to next process and abnormal gain oblique loss are valued. इवन मैं तो यहाँ बोल देता हूँ स्टॉक, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस एंड यहाँ अलग से, चलो ना ये स्टॉक को अलग से लिखता हूँ, यहाँ कॉमा करके स्टॉक आर वैल्यू, क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ड्यूरिंग अ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवीजन में क्या लिखेंगे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, बट ये क्या है, यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स एंड नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो आई होप इट इज क्लियर कि ये आपका हो गया फॉर्मूला, डन है। चलो अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस उसका फॉर्मेट वगैरह आ गया। अब कॉस्ट पर गुड यूनिट, सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पे रिपीट, टोटल कॉस्ट इंकर्ड स्क्रैप वैल्यू इनपुट इनपुट यूनिट्स, बराबर रिपीट करते रहते हैं। बट नॉर्मल लॉस अकाउंट दिखाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट लिया है। व्हाट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट? तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा, आप सोचो, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस लिखते हैं, तो नॉर्मल लॉस में डेबिट साइड पे ये प्रोसेस अकाउंट होगा, क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड जब इसको आप बेचोगे तो बैंक आएगी या कैश आएगा, बराबर। बाकी का जो है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस को आप कहाँ ले जाओगे, तो कॉस्टिंग पीएनएल में ले जा सकते हो अगर आप एबनॉर्मल लॉस हो तो, एंड अगर एबनॉर्मल गेन है तो बाकी का एबनॉर्मल गेन में ले जाओगे। क्यों ऐसा, कि सपोज यहाँ 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, 5 रुपए की कीमत से 50 रुपए में बेचते हो, बट आपका रिकवरी सिर्फ 8 यूनिट का हुआ, चलो 8 यूनिट का रिकवरी हुआ 5 के हिसाब से, तो 40 आया, तो ये दो क्यों कम क्यों आए भाई, तो उसके रीजन एबनॉर्मल गेन होना चाहिए, तो एबनॉर्मल गेन लिख दिया। बट उल्टा हो तो, इसका उल्टा भी हो सकता है ना, कि यहाँ हम बेचने गए 12 यूनिट 5 के हिसाब से 60, तो भाई ये जो 2 यूनिट का गैप आ रहा है इधर, ठीक है, 12 5 60, इधर 10 5 50 आ रहा है, तो ये 2 यूनिट 5 के हिसाब से, जिसको हम 10 रुपया लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब आप चाहो तो यहाँ 12 लिख के यहाँ एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, बट कुछ महान लोग क्या करते हैं, यहाँ 10 ही लिखेंगे, तो फिर यहाँ एबनॉर्मल लॉस लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, बराबर। देयर इज नो नीड टू राइट एनी एबनॉर्मल लॉस ओवर हियर, यहाँ गेन तो आएगा नहीं बट ये आ जाएगा। हाँ, बट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस इधर आता है, तो अगर प्रोसेस अकाउंट बनता है तो एबनॉर्मल लॉस इधर आता है, तो ये इसका पोस्टिंग इधर आ जाएगा टू प्रोसेस अकाउंट, एंड फिर वो एबनॉर्मल लॉस जो हुआ वो मैं बेचने जाऊंगा, तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो एक साथ 12 यूनिट की आप पोस्टिंग कर देते थे, उसकी जगह 10 की इधर करो और 2 यूनिट 5 के हिसाब से इधर करो, बराबर। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब है ना, इसकी तो वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना, एबनॉर्मल लॉस 2 यूनिट होगा, सपोज 15 के हिसाब से उसकी 30 वैल्यू है, क्योंकि उसकी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सभी यूनिट आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सभी सेम लेवल पे वैल्यू होते हैं। तो बाकी का जो ये 50 रुपया है, सॉरी 30 रुपया है, उसमें से 10 लॉस है, तो बाकी का जो 20 है इसको हम क्या लिखेंगे, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये चीज हम कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे। सिमिलरली अगर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं, सपोज ये वाला गेन है, इधर पोस्ट करते हैं हम, पहले तो एबनॉर्मल गेन प्रोसेस कॉस्टिंग में कहाँ आता है, एबनॉर्मल गेन इधर आता है, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में यहाँ बाय प्रोसेस अकाउंट करके लिखेंगे, बराबर। फिर उसमें से कुछ ये मुद्दा इधर लॉस में से, नॉर्मल लॉस में से रिकवरी कर लेंगे, तो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब ये अमाउंट ज्यादा होगी, सपोज 30 रुपया है, यहाँ रिकवरी हो रही है सपोज 10 रुपए की, तो बाकी का जो 20 है वो टू कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट है। तो नॉर्मल लॉस से एग्जैक्टली उल्टा है, सॉरी एबनॉर्मल लॉस से एग्जैक्टली उल्टा है नॉर्मल गेन। सो आई होप ये क्लियर है, ये कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो एक प्रकार से मैंने आपको बेसिक वाला वैरायटी आपको
समझा दिया है, बराबर, बेसिक वाला सम। अब ये बेसिक वाला सम आपको देखना है तो मैंने नंबर दिया है कि कौन से नंबर का सम है, जिससे आपको अभी मैंने बताया वो सब चीजें समझ में आ जाएगी। एक ही सम के अंदर ये सभी चीजें आ जाती है, ऐसा कौन सा सम है? तो हमारा सेकेंड नंबर का सम। देखो ये सेकेंड नंबर का सम ध्यान से देख लो, ये रहा। उसमें आपको क्या क्या दिया है? तो भाई आपको मटेरियल, वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है। फिर आपको और एक मटेरियल दिया है कि 1000 यूनिट 6 के हिसाब से आपने इंट्रोड्यूस किए। एंड फिर आपको यूनिट उसके नॉर्मल लॉस के परसेंटेज एंड उसका स्क्रैप प्राइस दिया है। एंड फिर उसका यूज करके आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं। तो देखो ध्यान से, ये सिंगल सम के अंदर आपको मटेरियल मटेरियल 1, मटेरियल 2, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर नॉर्मल लॉस एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। फिर यहाँ मीन्स पहले प्रोसेस में कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस नहीं था, बट सेकेंड प्रोसेस में आपको एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एंड थर्ड प्रोसेस में आप देखो एबनॉर्मल गेन आ रहा है। फिर आप ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की ये जो फॉर्मूला थी उसका यूज करके ये तीनों प्रोसेस का हम ढूंढेंगे। एंड नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, देखो तीनों का पोस्टिंग हमने कर दिया। उसमें हमने क्या किया, देखो नॉर्मल लॉस वाला तो सिंपल सिंपल पहले में, दूसरे में मैंने क्या किया, ये 95 का एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, तो उतना ही मैं, देखो एबनॉर्मल लॉस सेकंड प्रोसेस में हुआ था, तो जितने यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ इधर लिख दिया और उसकी कैश की रिकवरी वैल्यू इधर लिख दी। देखो ये 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस इधर और कैश इधर। तो यहाँ जब नॉर्मल लॉस बेचा ना 95, उतना ही बेचा। ये 15 एक्स्ट्रा थे, मीन्स सच में बेचने गए तो 110 यूनिट बेचने गए थे, बट वो 15 को इधर एबनॉर्मल लॉस में ही कैश से उसकी रिकवरी बता दी। तो बाकी का सीधा 480 हम कहाँ ले गए, कॉस्टिंग पे। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन, अब 126 का नॉर्मल लॉस है, बट सपोज एक्चुअल लॉस है वो कम आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो 36 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। अब एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट कहाँ आती है? तो एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो देखो इधर इसका क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग है, ये रहा प्रोसेस 3 अकाउंट। एंड फिर क्या कि भाई नॉर्मल लॉस में से इतनी रिकवरी, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो पूरा दिखा दिया होगा ना 126 इधर, बट सच में कितना, 90 ही रिकवरी हुई। तो ये 90 को 10 के हिसाब से, तो बाकी का 36 जो नहीं हुआ वो नॉर्मल लॉस की वजह से नहीं हुआ, तो ये यहाँ एबनॉर्मल गेन में डेबिट साइड पे और नॉर्मल लॉस में क्रेडिट साइड पे 36 यूनिट 10 के हिसाब से। बाकी का जो ये नेट डिफरेंस है ना उसको हम पीएनएल में लेंगे। तो ये एक सम था जिसको देखने से आपको ये सभी वेराइटीज एक साथ रिकवर हो जाएगी। आई होप इट इज डन, कोई तकलीफ वाला पॉइंट नहीं है। अब ये पांचवा सम जो मैंने कराया था, ये भी हमारे लास्ट डे रिवीजन वाले सम में आता है। इसमें क्या मुद्दा है नया, इसमें ना दो मुद्दे हैं, एक तो वेट लॉस दिया है एंड दूसरा आपको दिया है स्क्रैप। और वेट लॉस ऑन स्क्रैप में फर्क है, स्क्रैप क्या है, फिजिकल होता है और इसकी सेल्स प्राइस होती है, देखो ये रही 50 रुपए में बिक रहा है। बट ये जो वेट लॉस है उसको कैसे बेचोगे? 100 यूनिट लाए थे और 5 सपोज उसमें से 5 यूनिट इवापोरेट हो गए, तो उसको बेचोगे कहाँ, नहीं बेच पाओगे। बट यहाँ क्या लोचा क्या है कि आपका जो 1000 यूनिट इनपुट है ना, उसका मैं 5% वेट लॉस करूँ ना तो 50 आता है। तो ये लोगों को सेम लगता है, बट ये अलग है, ये 5% वेट लॉस है और दूसरा 5% क्या है, आपका स्क्रैप है। तो इन शॉर्ट 10% आपके नॉर्मल लॉस में बैठते हैं। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। बाकी का ये सब में कुछ दूसरा मुद्दा नहीं है। हाँ, दूसरा मुद्दा क्या है, शायद बेचा हुआ है, देखो सेल्स प्राइस ड्यूरिंग, तो यहाँ एक नया मुद्दा ये भी है कि भाई सेल्स किया है आपने। तो ये 3 मुद्दे आ रहे हैं इधर, बराबर। तो अब देखो ये सम के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये जो अभी मैंने कंसेप्ट आपको बोला वो सेम कंसेप्ट है इधर रिपीट। देखो सबसे पहले हमने वेट लॉस दिखाया, ध्यान से देख लो, एंड दूसरा हमने क्या दिखाया, स्क्रैप दिखाया, स्क्रैप की सेल्स वैल्यू है, बराबर। दूसरा हमने सेल्स इधर दिखाया। अब किस कीमत से ट्रांसफर करेंगे उसमें हमने वो वाली फॉर्मूला लगाई होंगी, प्राइस एट विच यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब वो वाली फॉर्मूला देखो मैंने इधर नीचे यूज करके ये कीमतें ढूंढी है 205.55। तो हम यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस तो 205.55 से ही दिखाएंगे इधर, बराबर। और ये सेल्स 300 यूनिट का 350 के हिसाब से दिखाएंगे। तो अब है ना कुछ डिफरेंस जनरेट होगा, ये डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, बराबर है।
तो ये प्रॉफिट ड्यूरिंग अ प्रोसेस था। बस यही चीज थी, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, तीनों में ये मुद्दे थे। लास्ट में ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना था, क्योंकि ये सम में आपको है ना 2 खर्चे अलग से दिए थे। देखो ये सम के अंदर लास्ट में ये 2 खर्चे देखो, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वर 17,500, सेलिंग एक्सपेंस आर 10,000। अब कौन से प्रोसेस के है ये? तो तीनों प्रोसेस एंड होने के बाद जब गुड्स बेचते हैं तो तब उसका सेलिंग एक्सपेंस है, और ये मैनेजमेंट एक्सपेंस कॉमन है। तो सपोज आप इधर चार्ज ना करो, एक अलग से प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट बना दो, तीनों प्रोसेस का प्रॉफिट लिखो, और उसमें से ये 2 एक्सपेंस जो प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं है, नहीं माइनस किए थे, तो उधर माइनस करो। तो हमने वही किया है। देखो वी डन दैट ओनली, कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, तीनों प्रोसेस के प्रॉफिट लिखे, और उसमें से ये 2 खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट ढूंढा, और वही उन्होंने पूछा भी था। बराबर, दिस वाज द क्वेश्चन। तो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो बच्चों, क्लियर है ये चीज? तो आपको ये टॉपिक उसके साथ साथ रिवाइज हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने जो सम स्टिक किए थे उसमें ये 26वां सम भी है। 26वां सम है ना, मॉड्यूल का सम था, मेरे पैम्पलेट में वो मिस हो गया था, तो मैंने मॉड्यूल में से सीधा उधर लेके कराया था। अब ये सम में क्या ढूंढना था मालूम? परसेंटेज। देखो लास्ट में फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट सम स्टिक किए ना उसके लिस्ट में देखना आप ध्यान से, ये वाला सम भी है 26वां, आप देखना ध्यान से। ये रहा देखो लिस्ट, उसमें देखो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, सेल्स इन प्रोसेस अकाउंट, एंड ये 26वां सम नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस। अब ये चीज मॉड्यूल का सम है, हमारे पैम्पलेट में आना बाकी था, तो हमने उसमें से डायरेक्टली करा लिया था। तो ध्यान से देखिएगा 26वां सम। 26वें सम में हमने क्या कराया? तो देखो ये रहा। अब इसमें क्या दिया था मालूम है? देखो ध्यान से, तीनों प्रोसेस के मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस दिए हैं, तीनों प्रोसेस के। फिर शुरू में ऐसा दिया है कि भाई 10,000 यूनिट एट ₹1.1 वेर इशूड, मीन्स पहले प्रोसेस में आपने इतने यूनिट इशू किए। फिर क्या हुआ? तो भाई वेस्टेज प्रोसेस ए का 5% है, प्रोसेस बी का 4% है, प्रोसेस सी का नहीं है। कोई इनिशियल बैचेस में है ना, कोई बंदे ने बोला था कि सर इधर लिखा नहीं है, कुछ मिसिंग है, इतनी जगह है तो शायद प्रोसेस सी का लिखना भूल गए या टाइपिंग एरर है। मैंने बोला कुछ टाइपिंग एरर नहीं है, वही ढूंढना है ना। लास्ट लाइन पर तो मालूम पड़ जाएगा। तो लास्ट लाइन में देखो, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। बराबर, तो ये क्वेश्चन था। अब और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर और दिया हुआ था द वेस्टेज ए का 0.25 में और बी का 0.50 में बेचोगे, सी का भी ₹1 में बेचोगे। तो यहाँ एक आपको हिंट मिल जाती है कि भाई प्रोसेस सी में भी कुछ लॉस होता है और वो ₹1 में बिकता है, बट कितना लॉस होता है वो मालूम नहीं। फिर ओवरहेड चार्ज करने का तरीका दिखाया था, 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹10। अब ये हिंट है, ये सब में यहाँ हिंट है कि आपका फिनिश प्रोडक्ट ₹10 में बिकता है। बराबर है। फैचिंग द प्रॉफिट 20%। अब देखो ₹10 में बिकता है, उसमें 20% प्रॉफिट है, ₹2 प्रॉफिट है, तो उसका मीनिंग ₹8 टोटल कॉस्ट है। तो प्रोसेस सी के एंड तक ₹8 टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, एंड वो ₹8 टोटल कॉस्ट होने के लिए नॉर्मल लॉस की रिकवरी भी होनी चाहिए, तभी हमको कॉस्ट मिलेगी। तो यही हिंट था और उससे हमने चालू किया था सम। बहुत अच्छा सम है। देखो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, सब कुछ मैंने बताया। ए और बी तो नॉर्मल ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रोसेस सी जो था वो जरा इंपॉर्टेंट था, उसमें ये चीजें लिखनी थी, और ये मैंने आपको लिख के बताया है। ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने। देखो प्रोसेस बी में से जो यूनिट आए ना 9120 वो लिख दिए, फिर मटेरियल वेजेस जो भी दिया था वो लिख दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था वो लिख दिया, ओवरहेड चार्ज करने का तरीका था कि भाई जो वेजेस है उसका 160% वो भी कर दिया। तो मेरे को ये 1 2 3 4 और 5 ये खर्चों का टोटल मिल गया 68,088। तो दैट इज कॉस्ट ड्यूरिंग अ प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस नहीं मालूम है हमको, परसेंटेज नहीं मालूम है, बट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि परसेंटेज लगाने के बाद जो यूनिट आते हैं नॉर्मल लॉस के वो एक्स है, मीन्स ये 9120 को कुछ परसेंटेज हम लगाएंगे, वो परसेंटेज के बाद जो आता है ना वो है एक्स, और वो ₹1 में बेचते हैं। तो आपका कितना हो गया? ये x इंटू 1 एक्स आ गया। अब आप बाकी के यूनिट को क्या करोगे? सेल कर दोगे। तो ये 9120 में से आप नॉर्मल लॉस माइनस करो, बाकी के यूनिट को आप सेल करोगे। अब कितनी कीमत में करोगे? ₹10 की कीमत में करोगे। सेल्स में इधर ही दिखा देता हूँ। तो ये 9120 माइनस एक्स जो है उसको 10 से मल्टीप्लाइड करके ये फिगर मिला। अब डेबिट साइड पे प्रॉफिट कितना आएगा? तो ये जो यूनिट थे 9120 माइनस एक्स वाले, उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, क्योंकि ₹10 अगर आपका सेल्स है तो ₹2 प्रॉफिट है, उन्होंने बोला था कि 20%। तो भाई ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मैंने इधर लिखा है। अब है ना, इसको सॉल्व करना है सिर्फ।
कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इक्वेशन मैंने अरेंज किया, टोटल क्रेडिट साइड में इज इक्वल टू टोटल डेबिट साइड। ये सिंपल सीक्वेंस है। क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा? 91200 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू क्या है? तो यहाँ 68,088 प्लस क्या 18240 माइनस 2x। एंड फिर इसको पूरा हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिल गई 696। बट ये x तो क्वांटिटी मिल गई, हमको तो परसेंटेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 696 है और 9120 मेरे इनपुट यूनिट है, तो 696 डिवाइडेड बाय दैट इनपुट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 7.6315 आएगा। तो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, सभी लोगों को क्लैरिटी हो गई है ना? जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया है, उनको तो एकदम से अभी सब माइंड में रिवाइज हो चुका होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो हमारा ये 17 नंबर का सम भी, सॉरी 26 नंबर का सम भी हमारा हो गया है। अब हमारे कौन से सम बचे? 17, 13 वगैरह। तो लेट अस सी क्विकली। बराबर 17 नंबर का सम अब अगर मेरे पास है तो यहाँ मैं दिखाता हूँ। चलो मिल जाएगा, सब मेरे पास तो सॉल्व होगा ही होगा। तो लेट मी चेक 17 नंबर का नेक्स्ट एग्जांपल है कि नहीं मेरे पास, सीक्वेंसली देख लेता हूँ। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको 17 नंबर का सम, हाँ ये रहा। देखो अब यहां से क्या चालू हो जाता है, ये आपको इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट चालू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अब इक्विवेलेंट यूनिट के लिए है ना, मैंने ये फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो जरा। ये जो पहला फॉर्मेट है ना, इसको क्या बोलते हैं? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, याद है? इसको हम क्या बोलते हैं? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। एक मिनट, चलो इसका टाइटल क्या होगा? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हमको क्या लिखना है? ये हमारा वर्किंग नंबर 1 होता है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। एंड इसमें हमको लिखना है कि कौन सी मेथड से हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो से या फिर वेटेड एवरेज से, कौन सी मेथड, वॉट एवर मे बी द मेथड विल राइट। अब इसमें मटेरियल आता है, लेबर आता है एंड ओवरहेड्स आते हैं। फिर यहाँ क्या होता है? पर्टिकुलर्स होता है, और इधर क्या आता है? क्वांटिटी आता है। यहाँ परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट यूनिट होते हैं। अभी हम है ना फीफो से ये फॉर्मेट देखते हैं कि सपोज ये सम मैं फीफो से करूं एंड फिर लेटर ऑन हम किससे करेंगे? वेटेड एवरेज से। तो चलो पहले फीफो से देखते हैं। फीफो से हम क्या करेंगे मालूम है? आपको याद होगा कि जो पहले यूनिट आते थे उसको सबसे पहले लिखना है। और मैं बता रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट यूनिट में हमको लिखना क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड वाला अकाउंट का फॉर्मेट है, उसमें क्रेडिट साइड वाला जो डेटा है वो हमको इधर लिखना है। सबसे पहले अगर नॉर्मल लॉस है तो भाई नॉर्मल लॉस लिख दो। सपोज नॉर्मल लॉस के 10 यूनिट है तो उसमें तो डैश 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 आता है, हमको लिख देना है। फिर दूसरा है ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, सपोज नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोसेस नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? अगर फीफो है तो यहां लिखेंगे फ्रॉम ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP को कंप्लीट करके बाकी का भेजेंगे, एंड फ्रॉम करंट पीरियड, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। एंड फिर ये जो टोटल आता है ना, वो कितना? सपोज नेक्स्ट प्रोसेस में आपको 9500 यूनिट्स भेजने हैं, ओपनिंग में 100 यूनिट पड़े थे तो वो 100 इधर लिखेंगे। ओपनिंग में कुछ काम हो चुका था ऑलरेडी, तो अब बाकी का काम करेंगे। सपोज मटेरियल में कुछ बाकी नहीं था, लेबर एंड ओवरहेड में 60 बाकी था, तो वो परसेंटेज हम लगाएंगे 100 पे 60%, तो ये 60 आएगा, ये 60 आएगा। फिर यहाँ सपोज बाकी के 9400 यूनिट, तो उस पर कितने परसेंटेज आएंगे? 100 100 100। एंड ये 9400 इंटू 100, 9400, ये कितना? 9400, एंड ये भी 9400। ऐसा करके यहाँ का जो टोटल बनेगा
वो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 का है। फिर तीसरा क्या आता है इधर, अगर कोई स्टॉक है तो स्टॉक आता है। अगर आपका स्टॉक है, कौन सा स्टॉक, WIP है, तो वो आएगा। सपोज आपका यहाँ स्टॉक है 200 यूनिट का, जिसमें मटेरियल 100% हुआ है, लेबर और ओवरहेड 40 और 40% हुए, 200 का 100% 200, ये 80, ये 80। फिर अगर एबनॉर्मल लॉस हो, क्योंकि क्रेडिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है, तो अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे, सपोज यहाँ 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है सपोज, तो एबनॉर्मल लॉस में याद रखना हमेशा हमेशा, अगर आपको परसेंटेज दे दिए हो कि भाई एबनॉर्मल लॉस को में मटेरियल का इतना, लेबर का इतना और ओवरहेड का इतना, एग्जाम्पल दे रहा है तो वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर एग्जाम्पल में आपको स्क्रैप के परसेंटेज दिए, स्क्रैप के परसेंटेज ऐसा अलग से देते हैं, तो वो परसेंटेज लेना है। और अगर कुछ ना कहा हो तो 100 ले लेना है, बाय डिफॉल्ट है 100 अगर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली देता है तो हमको लेना है, बाकी हमको बाय डिफॉल्ट 100 मानना है। क्लियर है? तो ये हो गया फीफो। अब सपोज यही सम वेटेड एवरेज से मैं करूं तो क्या आएगा, अगर वेटेड एवरेज से कर रहा हूं तो प्रेजेंटेशन में फर्क इतना आएगा कि ये चीजें नहीं आएगी, सीधा सीधा 9500 लिख देने का और 100 खत्म। ये कोई बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है। बराबर है, ये हमारा वेटेड एवरेज, बस इतना समझ लो। तो वेटेड एवरेज में प्रेजेंटेशन ये है और फीफो में ऐसा, समझ में आ गया? तो कोई फर्क नहीं बाकी का, बाकी का दूसरा एज इट इज। बट अगर एबनॉर्मल गेन आता है तो क्या करेंगे, सपोज कोई सम है जिसमें एबनॉर्मल गेन आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पे आता है प्रोसेस अकाउंट में। यहाँ तो हम प्रोसेस अकाउंट की सब क्रेडिट साइड वाली फिगर लिख रहे हैं, तो डेबिट वाला भी इधर लिखना पड़ेगा और वो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम यहाँ टोटल लिखने बैठेंगे तो उसमें ये जो टोटल आएगा उसमें ये माइनस करेंगे, और जब ये एबनॉर्मल गेन आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, एंड एबनॉर्मल लॉस आ रहा है तो एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया है सभी को, कोई डाउट है तो पूछ। तो फॉर्मेट क्लियर है? ओके। अब फीफो और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है, तो 3 जगह पे फर्क आता है। उसमें एक जो फर्क है वो इधर है, क्या, कि भाई ये यहाँ आप क्या करते हो, पहले ओपनिंग वाला, फिर फ्रॉम द करंट प्रोसेस वो दिखाते हो, और ओपनिंग में जो इतना काम हो चुका है उसके अलावा का काम इधर लिखते हो। बराबर है? तो एंड दूसरा, अगर वेटेड एवरेज करो तो सीधा सीधा जितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं सभी को 100% ले लेना है। ये पहला फर्क है। अब है ना, यहाँ मैंने डिफरेंस लिखे है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। कोई भी सम देख के हमको मालूम कैसे पड़े कि ये फीफो का है और ये वेटेड एवरेज का है? तो फीफो वाले सम्स का जो हिंट है वो ऐसा है कि ओपनिंग स्टॉक दिया है ना, वहां से सबसे पहले हमको हिंट मिल जाता है। अगर ओपनिंग स्टॉक में परसेंटेज का बाइफर्केशन दिया है कि मटेरियल 40% हुआ, लेबर 60, ओवरहेड 80, ऐसा कुछ बाइफर्केशन दिया है, तो बाकी का इस पीरियड में करना है। ठीक है, तो ऐसा परसेंटेज वाइज बाइफर्केशन दिया है ना, ये फीफो का हिंट है। बट वेटेड एवरेज का हिंट क्या है, ओपनिंग स्टॉक है बट उसमें परसेंटेज बाइफर्केट नहीं है, बट ओपनिंग WIP में मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, अमाउंट में अलग से दिया है, तो वो सम वेटेड एवरेज का है। तो देखो फीफो में क्या है, नो बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट ऑफ ओपनिंग WIP, यहाँ बाइफर्केशन ऑफ अमाउंट ऑफ ओपनिंग WIP। फीफो में दूसरा क्या आता है, बाइफर्केशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन ओपनिंग WIP, जबकि यहाँ नो बाइफर्केशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन ओपनिंग WIP। बराबर, तो ये डिफरेंस। एंड फिर क्या है, इफ ओपनिंग WIP इज नॉट गिवन, ये सबसे मस्त इंफॉर्मेशन है कि ओपनिंग WIP ही नहीं है, तो आप कोई भी फॉलो करो, फीफो कर लो, वेटेड एवरेज कर लो, जवाब सेम आएगा। तो इफ ओपनिंग WIP इज नॉट गिवन, आंसर एज पर फीफो और वेटेड एवरेज वुड बी द सेम। तो आई होप कि ये आपका जो इक्विवेलेंट यूनिट का जो कंसेप्ट है उसका पहला वर्किंग आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 2 करेंगे। ये वर्किंग नंबर 1 था, अब इधर हम क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 2 करेंगे। वर्किंग नंबर 2, उसका टाइटल क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अ स्टेटमेंट ऑफ
कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। उसमें मैं क्या करूंगा, मटेरियल लिखूंगा, लेबर लिखूंगा एंड ओवरहेड लिखूंगा। यहाँ मेरे पास चॉइस है कि मैं फीफो फॉलो करूं या फिर मेरे पास दूसरा चॉइस है कि मैं वेटेड एवरेज फॉलो करूं। आई हैव ए चॉइस, फीफो फॉलो करूं या वेटेड एवरेज फॉलो करूं, जो भी चाहूं मैं कर सकता हूं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके फॉर्मेट में क्या आएगा, तो फॉर्मेट में आएगा सबसे पहले, अब देखो ये फॉर्मेट फीफो के हिसाब से और वेटेड एवरेज के हिसाब से अलग होगा। तो सबसे पहले अगर ये मैं फीफो से करूं, फीफो से, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। फिर आपको एग्जाम्पल में जो भी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड दिया है वो ले लेना है। फिर माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, अगर वो मटेरियल का स्क्रैप है तो इधर, या ओवरहेड का स्क्रैप है तो इधर से माइनस होगा। तो यहां हमको नेट टोटल कॉस्ट मिलेगी, दैट इज ए माइनस बी। एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो टोटल आया होगा ये मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल, ये लेबर का, ये ओवरहेड का, तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट के टोटल से इधर मैं डिवाइड करूंगा। तो ये नेट कॉस्ट है और इसको ये इक्विवेलेंट यूनिट से हम डिवाइड करते हैं। अब जो आता है उसका नाम है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, which is nothing but C divided by T, बराबर। बट अगर ये सम फीफो का ना हो बट वेटेड एवरेज का, तो वेटेड एवरेज में A1 आएगा, यहाँ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिख दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर ब्रीफ दिया है कि मटेरियल इतना, लेबर इतना और रेट इतना। एंड फिर ये जो स्क्रैप माइनस करोगे, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऐसा आएगा A1 प्लस A माइनस B, A1 प्लस A माइनस B, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर, ये दूसरा वर्किंग आपका क्लियर है। और यहाँ मैंने फीफो एंड वेटेड एवरेज का डिफरेंस भी बताया। ये फीफो में प्रेजेंटेशन में ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि बाइफर्केशन मालूम ही नहीं, एंड वेटेड एवरेज में ये बाइफर्केशन मालूम, इसलिए वो लिखते हैं। चलो अब वर्किंग नंबर 3 पे जाता हूँ। वर्किंग नंबर 3, उसका टाइटल क्या है, अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। यहाँ मैं टाइटल में लिखूंगा इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ लिखूंगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, एंड यहाँ लास्ट में क्या लिखूंगा, वैल्यू। यहाँ क्या आता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, तो पर्टिकुलर्स में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में शुरुआत करेंगे हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल 1 होगा, मटेरियल 2 हो सकता है, लेबर हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, ये चारों की इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे। उसकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से जो आई होगी वो, बराबर। एंड फिर यहाँ जो आएगा वो वैल्यू इसका टोटल। बट याद रखना, अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हो तो प्लस ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखना है, कब, ड्यूरिंग फीफो, तब जाके ये टोटल आएगा। बाकी ये टोटल वेटेड एवरेज का है, ऊपर जो है वो वेटेड एवरेज में ये सीधा सीधा टोटल आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ओपनिंग स्टॉक उधर हमने कॉस्ट वर्किंग नंबर 2 में कंसिडर कर लिया। चलो ये मेन डिफरेंस था, बाकी का अब देखें। अब होता है क्लोजिंग स्टॉक, पर्टिकुलरली WIP।
उसमें हम क्या करेंगे, वापस से ये सब चीजें, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स, ये 4 चीजें करेंगे। उसके भी आपको इक्विवेलेंट यूनिट में से मिलेंगे, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा। बराबर, ये सब मिल जाएगा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऊपर के वर्किंग से मिल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा। फिर एबनॉर्मल गेन आएगा, सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस आएगा, उसका भी ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। तो ये है आपका फॉर्मेट किसका, फीफो एंड वेटेड एवरेज का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी, क्या कि प्रोसेस कॉस्टिंग के जो हैवी लेवल के सम्स है उसका एक बेसिक फॉर्मेट हमको समझ में आया, दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, आगे बढ़े। अब आप सिक्वेंशियली देखो हम कितने सम्स तक गए थे। तो देखो सेकंड नंबर का हो गया, फिफ्थ नंबर का हो गया, 26वां हो गया, ये फीफो एंड वेटेड एवरेज का। अभी 17 नंबर का सम आपको क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ, एंड फिर 13 नंबर में मटेरियल 1, 2 है, बट हमने सब फॉर्मेट देख लिए बराबर। सो ये क्लैरिटी हो गई है आपको, जस्ट एक बार उसका विजुअलाइजेशन हो जाए, इसलिए मैं 17 नंबर का सम आपके सामने ओपन करता हूँ। आपने पढ़ा ही है कहीं ना कहीं, ये रहा देखो 17 नंबर का सम, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है। अब ये फीफो है या वेटेड एवरेज, तो देखो ये फीफो है, मेरे को कंप्लीट दिख रहा है फीफो। रीजन क्यों मालूम, कि परसेंटेज दिए है, ये रहे देखो, दिस परसेंटेज आर गिवन 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड एंड मटेरियल में ऑल मटेरियल यूज मींस 100% कंप्लीट। सो उसका मीनिंग ये परसेंटेज दे दिए, मींस ये फीफो से ही होगा, बराबर है। बट मेरे को ये 4000 यूनिट्स, यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही थी, बट सपोज मेरे को ये सब में ये 4000 यूनिट की वैल्यू भी मालूम पड़ जाए। देखो यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड में ओपनिंग WIP की वैल्यू भी दे दी है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। तो ये तो सम है ना, दोनों मेथड के लिए ओपन हो गया। ये सम फीफो से भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज बाइफरकेट करके दिए है, एंड ये सम वेटेड एवरेज से भी हो सकता है क्योंकि अमाउंट भी अलग से दिए। सब तो कौन सा करने का, तो एग्जाम्पल में जो पूछा गया है वो करने का, दोनों से हो तो सकता है, बट हमको एग्जाम में कौन सा पूछ करना है। तो सपोज ये सम पूछे, तो यहाँ देखो एवरेज मेथड लिखा है लास्ट थर्ड लाइन में, देखो तो एवरेज मेथड से, दैट इज वेटेड एवरेज से करना है। बट ये सब मैंने तीनों मेथड से आपको कराया, फीफो से भी कराया, वेटेड एवरेज से भी कराया और लीफो से भी कराया। तो उसमें फॉर्मेट से आप फॉर्मेट शांति से देख लो। देखो प्रोसेस अकाउंट तो ऐसा ही बनेगा जैसे बनता है, बट अभी हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं, वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज में देखो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सीधा सीधा 100% एंड क्लोजिंग WIP छोटा सा में, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं है। फिर देखो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अब वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग WIP की वैल्यू लेते हैं, देखो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, ये डिफरेंस है, बराबर है। एंड फिर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ ओपनिंग स्टॉक का कुछ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में इक्विवेलेंट यूनिट ले लेने के, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ले लेने का और लिख देने का, बराबर। बट यही सब अगर मैं फीफो से करूँ तो देखो ये तो लिफो है, बट फीफो से शायद मैंने आपको घर पे दिया था कि आप खुद करना, ये वेटेड एवरेज से किया है। अगर ये फीफो से करता तो क्या आता, तो यहाँ क्या है, ये 14,000 हम ऐसे नहीं लिखते, 14,000 का बाइफरकेशन करते हैं फ्रॉम ओपनिंग WIP। जो 4000 यूनिट थे शायद वो 4000 इधर पहले दिखाएंगे एंड बाकी के 10,000 फ्रॉम करंट प्रोसेस में, ऐसा बाइफरकेशन करेंगे। और वो ओपनिंग में कितना काम करेंगे जितना करंट पीरियड में किया है वो, मीन्स ओपनिंग में मटेरियल 100% था तो मटेरियल में डैश हो जाता, बट लेबर एंड ओवरहेड 40-40 था तो इधर 60-60 आ जाता, ऐसा होता है। दूसरा डिफरेंस क्या था कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इधर नहीं आती, यहाँ नहीं आती, बराबर। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ आती, ये जगह पे, ये 50-120 है ना, वहां मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख देता प्लस ओपनिंग स्टॉक, तो ऐसे करके कुछ आता। समझ में आ गया ये फीफो से। अब है ना लिफो से भी मैंने कराया है ये सब तो, बट मेरे हिसाब से ये रिवीजन में देखने की जरूरत नहीं है, लेक्चर देख लेना आपको आइडिया आ जाएगा। लिफो उतना कभी पूछते ही नहीं, बट अगर किसी को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल हो रहा है तो मैंने लिखा है। अब है
वेटेड एवरेज में मटेरियल 1 मटेरियल 2। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मटेरियल 1 है कौन सा मटेरियल 2 है? तो मैं आपको सीधा हिंट दे देता हूँ। जो पिछले पीरियड में से आया ना, ये पीरियड में, वो हमारा ये पीरियड के लिए ये प्रोसेस में मटेरियल 1 है। सपोज मैं प्रोसेस 2 का प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ, तो प्रोसेस 1 में से जो स्टॉक आया ना वो मटेरियल 1 है, एंड प्रोसेस 2 का जो स्टॉक है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आया, वो मटेरियल 2 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो यूनिट्स है ना वो मटेरियल 1 के लेने हैं, जो पिछले पीरियड में से हमने लाए थे ना, वो दूसरे मटेरियल 2 है ना, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी अलग से, उसकी सिर्फ वैल्यू होगी, वो वैल्यू ले लेंगे। तो ये मटेरियल 1 मटेरियल 2 का डिफरेंस है। अब है ना बाय डिफॉल्ट है कि मटेरियल 1 पे हमको है ना 100% काम करना है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस 1 में से आया है भाई, तो यहाँ फर्दर प्रोसेस होने ही आया है, तो फर्दर प्रोसेस करने में तो हमको 100% काम करना पड़ेगा, तभी वो फर्दर प्रोसेस होगा। बट मटेरियल 2 जो है उसमें कितना प्रोसेस करेंगे, तो उसमें वो लोग बताएंगे कि करंट पीरियड में कितना प्रोसेस करना है, वो बताएंगे। तो आप देखो यहाँ ये सम जरा पढ़ो, क्या लिखा है? SM लिमिटेड ओपनिंग स्टॉक नील है। ओपनिंग स्टॉक नील मींस वेटेड एवरेज, सीधा सीधा। दूसरा यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000 मींस नए प्रोसेस आए। ये है ना प्रोसेस बी का अकाउंट है, देखो ध्यान से इधर, बराबर। इस उसका मीनिंग पहले प्रोसेस ए बन चुका होगा। तो प्रोसेस ए में से 10,000 यूनिट लाए 3 के हिसाब से। फिर दूसरा मटेरियल आए 14,650 का। फिर लेबर आए 21,148 और ओवरहेड दिया है 42,000। फिर आउटपुट कितना बना? 9500। क्लोजिंग WIP 350 है। नॉर्मल लॉस 1% है। 10,000 का 1% कितना होता है? 100। तो 9900 का बैलेंसिंग निकलना चाहिए। बट आप देखो क्रेडिट साइड पे 9500 प्लस 350 9850 आता है। सच में कितना होना चाहिए? 9900। तो 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है इधर, एबनॉर्मल लॉस मालूम पड़ेगा। ओके। फिर क्या लिखा है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये तो कुछ काम का ही नहीं, 100 और 80 है ना, इग्नोर करना। नॉर्मली 100% हम ले लेते, बट यहाँ एबनॉर्मल लॉस का ही दिया है, तो वी कैन कंसिडर। फिर आगे यूनिट स्क्रैप कितना है? 1। ये सेल्स वैल्यू ऑफ ए स्क्रैप है। ऑल द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस वेर सोल्ड एट 2.5। तो इसको जब बेचने जाते हो एबनॉर्मल लॉस, तो कैश कितनी आती है? तो 2.5 रुपया आती है। चलो आगे क्या करते हैं? तो ये सब अकाउंट बनाना है। अब ये इसका अकाउंटिंग देख लो एक बार, ये सब वेटेड एवरेज। देखो नॉर्मल लॉस और 50 का एबनॉर्मल लॉस मिला। यहाँ देखो 50 का एबनॉर्मल लॉस है, सीधा सीधा ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ कितने परसेंटेज लिए हैं ये जरा ध्यान से देख लो। सीखने वाली चीज ये है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 में 100 लिया है, बट लेबर एंड ओवरहेड में 80 किया है। क्यों ऐसा? तो सब में स्पेसिफिक गाइडेंस दिया है। सब में बोला है देखो, ये मटेरियल का 100 ले लो एंड लेबर एंड ओवरहेड का 80 ले लो। अब मटेरियल में 2 मटेरियल है 1 एंड 2, तो दोनों का 100 ले लिया। ठीक है। चलो अब दूसरी बात, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 में जब आप ट्रांसफर करते हो नेक्स्ट प्रोसेस में, तो दोनों में 100 ही आता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, बराबर। बट क्लोजिंग WIP दिया है, क्लोजिंग WIP उसमें आपको देखो क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग WIP का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो भाई कहाँ है क्लोजिंग WIP? ये रहा, और उसका परसेंटेज कंप्लीशन कितना है? मटेरियल 100, लेबर एंड ओवरहेड 50। अब यहाँ मेरे को एक डिफरेंस समझाना है। मटेरियल 100 है मींस 1 एंड 2 दोनों का 100 ले लेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट सपोज यहाँ ऐसा कहा होता कि मटेरियल 80% क्लोजिंग WIP, तो क्या करते? वो 80% मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 दोनों पे लगाते या सिर्फ मटेरियल 2 पे लगाते? तो वो सिर्फ मटेरियल 2 पे लगाते, मटेरियल 1 तो 100 ही लिखते। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मटेरियल 1 का क्लोजिंग स्टॉक में या क्लोजिंग WIP में परसेंटेज कंप्लीशन कितना लेना है? मटेरियल 1 का 100। मटेरियल 2 जो है उसका जो परसेंटेज दिया है वो लेना है। मीन्स आपको जो परसेंटेज दिए ना वो मटेरियल 2 के दिए है, ऐसा मान लो, बराबर है? पक्का? चलो तो यहाँ बस हो गया, ये कंसेप्ट हो गया आपका। और बाकी तो जो है वैरायटी, वो मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। बट आई होप इट इज क्लियर, सब लोगों को ये मुद्दे क्लियर हो गए, बराबर। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के जो इंपॉर्टेंट सम्स थे वो हमारे हो रहे, बराबर। 12 एंड 13 नंबर का सम था, वो इंपॉर्टेंट था। अब मैंने शायद आपको कुछ और सम्स भी लगाए थे, 16 नंबर का डबल डेकर सम। अब इसमें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट फॉर्मेट देख लेना, यू विल कम टू नो। ये क्या है? डबल मजदूरी वाला सम।
डबल डेकर सम में कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, आपको दो दो बार बनाना है बस, ऐसा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डबल डेकर अगर सॉल्व किया है तो, यस ये रहा देखो। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस 1 बनाना है, उसके अंदर वर्किंग नंबर 1 इक्विवेलेंट यूनिट, डू वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, वापस से प्रोसेस क्यू दूसरा प्रोसेस, उसमें वर्किंग नंबर 4 स्टेटमेंट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट, वर्किंग नंबर 5 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड वर्किंग नंबर 6 स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। है बहुत सिंपल सम, बट है ना मजदूरी वाला है, दो दो बार करना है, दो प्रोसेस दिए ना इसलिए। तो ये एक सम मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले एक बार शांति से आप देख लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो और हमारा कौन सा सम है हमको जो करना है, तो 16 डबल डेकर। अब 20 और 21 इनपुट नॉर्मल लॉस वाले सम है, तो वो जरा क्विकली देख लेते हैं, इनपुट एंड नॉर्मल लॉस वाले सम्स। अब है ना, मैं बताऊं इसमें बहुत खास उतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सम्स हमने करते समय है ना बड़े डिटेल में किए थे। सो इसको बस उसका आज मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि करना क्या था इसके अंदर। ये ना यूनिक सम है, कभी आगे ना इसको गूगल ही बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का रूटीन सम है ही नहीं है, बट उसके मिसलेनियस वैरायटी वाला सम है। अब है ना, आपको क्या करना है, ये 4 प्रोसेस दिए, हर एक प्रोसेस में कितना लॉस आता है वो दिया है, और फिर बताया कि चौथे प्रोसेस के एंड में आपको 40,000 kg आपका आउटपुट बन रहा है। तो 40,000 kg बनाने के लिए आपको प्रोसेस 1 में इनपुट कितना करना है, ये वाला सम है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे कि भाई 100 से हमने चालू किया सपोज, या तो 25% नॉर्मल लॉस है, तो 25 kg हो जाएगा, आउटपुट 75 का आएगा। ये 75 पे प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस लगाएंगे 20, ये 15 आएगा, वो 75 में से 15 माइनस करके 60 इधर जाएगा, फिर उसमें प्रोसेस 3 का नॉर्मल लॉस 20, तो 60 का 20% 12, 60 में से 12 कटे 48, फिर इधर गए 48, और उसमें से 16.67 ये परसेंटेज उन्होंने दिए, तो 8 आ गया और ये 40 आ गया। अब 40 आउटपुट है, उसके लिए इनपुट 100 चाहिए, तो 40,000 आउटपुट है, उसके लिए इनपुट कितने चाहिए, 1 लाख चाहिए। और उसकी जो मटेरियल कीमत है वो कितनी आएगी, तो उन्होंने बताया कि भाई 5 रुपए में आपको मिलता है मटेरियल, तो 1 लाख इंटू 5 बराबर। तो ये सिंपल है, कुछ है नहीं ये सब में। टफ वाला तो उसके बाद वाला है, ये 21 में थोड़ी टफनेस है। ये सब हमने ना दो तरीके से किया है, दो तरीके से, दोनों तरीके से सॉल्व किया है। इसमें हमने बहुत अच्छा सा समय निकाला था, बहुत ध्यान से समझे थे आप, है ना। यहां से शुरू करके इनपुट 100 से शुरू करके आउटपुट पे पहुंच सकते हैं, या फिर उल्टा आउटपुट 100 मान के आप रिवर्स करके इनपुट पे पहुंच सकते हैं, ऐसा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये सब मैं आपको समझाता नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से ये एक बार देख लेना, और मेरा वो जो लेक्चर है ना वो देख लेना। क्यों, क्योंकि अगर इधर दिखाऊंगा ना तो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा ये, बराबर है। तो इसमें मेरे को नहीं जाना है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने एक तरीके से किया है, ऐसा ही दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखो मैंने किया हुआ है दोनों तरीके से सब। तो आप जरा देखना ध्यान से, कुछ है नहीं, इनपुट रिजेक्शन एंड आउटपुट और ऐसा कुछ है उसका कंसेप्ट, बराबर, बड़े आराम से हमको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर हमारे सीक्वेंस में हमारा और कौन सा सम आता था इसके अलावा, 20-21 के बाद 19 नंबर का सम, जिसमें फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाना है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये रहा 19 नंबर का, देखो आपके सामने है। ऑनलाइन वालों ये 19 नंबर दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो देखो 19 नंबर का सम जरा ध्यान से देखो, इधर ही देखो, ऑनलाइन स्क्रीन पे देखो। क्या है, दो प्रोसेस अकाउंट है, ए और बी, और है ना लास्ट में ये एग्जाम्पल का सबसे सरप्राइज एलिमेंट ये है कि ये हमको फिनिश स्टॉक अकाउंट दिया है, फिनिश स्टॉक, उसका स्टॉक दिया है 6,000, 5,000, 5,000, 8,000। अब है ना, हमको क्या बोला है कि प्रोसेस ए में आपको 2% लॉस हो रहा है, प्रोसेस बी में 10% हो रहा है, बराबर। और स्क्रैप कितने में, 25 पैसे में, और ये 50 पैसे में बिकेगा। उन्होंने कैसे दिया है, 100 यूनिट पे 25 रुपया, सो पर यूनिट कितना, 25 पैसा। यहाँ 100 यूनिट पे 50 रुपया, तो पर यूनिट 50 पैसा, ऐसा है। नाउ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शुरुआत में आपको 40,000 यूनिट आपने प्रोसेस ए में इनपुट किया 16,000 रुपए के हिसाब से। अब है ना कॉस्टिंग जरा देखो, इधर एंट्री देखो, दो अकाउंट बनाने हैं। एक है प्रोसेस ए अकाउंट, 40,000 यूनिट डाले, दूसरा अदर मटेरियल लेबर ओवरहेड सब किया, नॉर्मल लॉस किया, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, एंड बाकी का एबनॉर्मल लॉस। ये सब 39,000 कैसे आया? तो क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्लियर बोला है कि आउटपुट 39,000। तो पहले प्रोसेस में 40,000 इनपुट किए, आउटपुट 39,000 निकला। तो बाकी का है ना, यहाँ एबनॉर्मल गेन और लॉस भी सेट होता है,
अब आपको बोला है कि भाई 2% है, 40,000 का 2% मीन 800 लॉस होना चाहिए, तो आउटपुट कितना निकलना चाहिए 39,200, बट 39,000 ही निकला, तो ये 200 जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। उसकी प्राइस कैसे निकलेगी, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, है ना, कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ऐसा करके 1.25 है। यही 1.25 से यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बट यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने से पहले हम फिनिश स्टॉक में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ ओपनिंग फिनिश स्टॉक ऑलरेडी था 6,000 यूनिट, और उसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है, ये रही देखो, ये 1.2 ओपनिंग फिनिश स्टॉक की वैल्यू है। तो ये 6,000 यूनिट ओपनिंग है और उसकी वैल्यू है 1.2, और बाकी का ये जो 1.25 के हिसाब से 39,000 यूनिट आया है। अब है ना क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है कि भाई 5,000 है, तो अब उसका मीनिंग क्या है कि इसको कंबाइंडली समझो, ओपनिंग था 6,000, 39,000 हमने भेजा, 45 हुआ, और 5,000 का क्लोजिंग है, तो उसका मीनिंग बाकी के 40,000 ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। ये नॉर्मली हम क्या कर देते, 39,000 प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देते, बट ऐसा नहीं है, ये फिनिश स्टॉक में ले जाओ तो आपको स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद ये 40,000 मिलेगा, और ये 40,000 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, अब सर इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, वैल्यू बड़ी सिंपल है, आप ये है ना खर्चों का टोटल करो, 7,200 ओपनिंग स्टॉक प्लस 48,750 मींस 55,950 आया, और उसको ये 45,000 से डिवाइड करके ये कीमत मिल जाती है, एंड ये जो कीमत मिली ना उसी कीमत से हम ये दोनों को वैल्यू करेंगे, बराबर। बस सेम प्रोसेस रिपीट है आपके नेक्स्ट अकाउंट, बराबर है, कंसेप्ट सेम है, आर यू गेटिंग। बट सबसे यूनिक सम है ये, सम है ना देखा हो और डायरेक्टली करना हो ना, तो कोई आदमी 100% मिस्टेक करेगा, एक्सेप्ट कि वो एबनॉर्मली साउंड हो, अलग चीज है, बाकी देखे बिना जाए और वो सम स्टूडेंट एज में इट इज डिफिकल्ट। हाँ कोई प्रोफेशनल है, कोई दो चार रेफरेंस बुक देख ली है तो शायद कर लेगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग सम था, मेरे को बहुत पसंद है। अब मैं लास्ट में बताता हूँ कि अब ये फिनिश स्टॉक के अलावा एक इंटर प्रोसेस का सम है। मैं आपको बताऊं इंटर प्रोसेस के बारे में, तो मेरी यही आपको वो रहेगी कि हार्डली पूछा जाता है, पूछा गया है 1-2 बार, बट आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखोगे ना, मेरा स्कैनर देखना पूरी हिस्ट्री में 1 बार पूछा है, उसके अलावा पूछा ही नहीं, बराबर। बट हम देख लेते हैं, उसका भी एक सम है हमारा, लास्ट में हमने किया था, बराबर। ये जो देखो लास्ट वाला सम मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, यू विल कम टू नो। तो एक लास्ट सम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का, ये रहा देखो, इसमें आपको प्रोसेसेस दिए हैं, उसके ओपनिंग स्टॉक दिए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक एंड परसेंटेज ट्रांसफर प्राइस, ये आपको प्रॉफिट दिया है। मेरे हिसाब से है ना, ये आप इधर देखो ना, उससे बेटर है 2 चैप्टर है आपको अकाउंट्स में, वहां से आप समझ लेना, मैं सच में बता रहा हूँ। वो एक है ब्रांच अकाउंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब भेजते हैं वो, एंड दूसरा आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट, उसमें भी ये सेम लोडिंग का कंसेप्ट, तो वहां वो चीज रिवीजन में कवर होगी, बराबर। तो आप है ना वो जरा देख लेना, क्योंकि अभी मेरे को और 5-6 चैप्टर कराने हैं, पहला चैप्टर ही हमारा 1 घंटा 15 मिनट ले चुका है, बराबर है। सो दैट इज वाई मैं ये डिपार्टमेंटल और उस पर छोड़ता हूँ, अकाउंट्स के रिवीजन में वो चीज आप कवर कर लेना, बट दिस इज द लास्ट वेराइटी। अब मेरे जो कवर किए ना इतने सम्स में पूरा प्रोसेस आ गया, ये पक्का है। इतना अगर आप एग्जाम के अगले दिन कंसेप्चुअली देख के गए ना, तो इसके बेस पे कोई भी सम आपको आएगा। और अब आज के दिन में आपको चेक करना होता, आज के दिन आपके स्कैनर देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। मोस्टली सब वेराइटी, हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं भगवान नहीं हूँ, बराबर, कोई शायद छूट सकता है, बट मोस्टली इतने के बेस पे आप है ना 99.99% एश्योरेंस में तो जा ही सकते हैं। ये आपने इंटर प्रोसेस भी देख लिया तो मोस्टली अब प्रोसेस में कुछ बाकी नहीं है। तो यहाँ मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को एंड करता हूँ।